नमस्कार। तो हाय, मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 215। आज फिर से हल्दी चढ़ने वाली थी और कंकन डोरा बांधने की रस्म होने वाली थी। मामा भात भरता है, ये सारी रस्में आज ही होने वाली थी। ईशानी जल्दी से नीचे उतरती है। सबको काम में व्यस्त देखकर वो शर्मिंदा हो जाती है। बड़ी माँ, पता नहीं मेरी आँख कैसी लगी रह गई। कोई बात नहीं बेटा, अभी साथ ही तो बज जाओ, अच्छे से तैयार हो। नहीं नहीं, मैं तैयार हो गई हूँ। आप बताइए ना, क्या काम है। ईशानी, जाकर खुद को शीशे में देखो। ईशानी आराधना जी के बातों का कहे हुए बातों का मतलब नहीं समझ पाती है और जाकर शीशे में खुद को देखती है। अतुल के दिए हुए प्यार के निशानी उसके गोरे गर्दन पर दूर से ही चमक रहा था। शर्म से पानी पानी हो जाती है और वो वापस कमरे की ओर भागती है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर तेजी से दरवाज़ा बंद कर देती है। अतुल कपड़े पहन रहा था। वो भी दरवाज़ा खुलते हुए देखकर हैरान रह गया था, लेकिन जितनी तेज़ी से दरवाज़ा खुला था उतनी तेज़ी से दरवाज़ा बंद हो जाता है। क्या हुआ ईशानी जी, आप इसी दरवाजे पर क्यों खड़ी है। कुछ नहीं भाभी, लाइए इसे दीजिए। धानी शरद को ही देने आई थी। सब कुछ ठीक है आप दोनों के बीच। हाँ भाभी, ठाकुर जी करे आप हमेशा ही ऐसे ही खुश रहें। मेरे लिए आपके मन में कभी बद्दुआ नहीं निकलती है। बद्दुआ आपके लिए क्यों निकलेगी। भाभी, मैंने आपको इतना परेशान किया था। ईशानी जी, आपने जो किया था अपना भला सोचकर किया था, मेरा बुरा नहीं। अगर हमारे पति हमारे अलावा किसी और को तवज्जो देने लगे, किसी और के बारे में सोचने लगे, किसी और को ज़्यादा मान महत्व देने लगे, तो हम भी उतना ही परेशान हो जाते जितना आप हुई थी। मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा है भाभी। हमें पता है। मैंने आपको समझने में कितनी देर कर दिया ना भाभी। कभी आपके लिए मम्मी अच्छा बोलती ही नहीं थी, तो बस मेरा ठोट आपके लिए वैसे ही बनता चला गया। अरे दोनों बहुरिया कहाँ हैं। ननद की शादी और दोनों बहुरिया अभी तक पलंग तोड़ रही है। कोनो संस्कार वंस्कार ही नहीं है। बुआ दादी का आगमन हो चुका था और आते ही उनका चीखना चिल्लाना चालू हो गया था। शरद की शादी गांव में हुई थी, इसलिए वो नहीं आ पाई थी और वो बेटे के ससुराल हो जाती, इसलिए नहीं जाती। और वैसे भी उम्र हो गई थी। अरविंद जी की बुआ थी, रिया की शादी यहाँ पर हो रही थी तो आ गई थी। हम जाते हैं नीचे, आप जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाइए। धानी बुआ जी की आवाज़ सुनकर नीचे भागती है। आराधना जी ने उनके स्वभाव से पहले ही सबको सचेत कर दिया था, इसलिए धानी अच्छे से तैयार हो गई थी। अतुल भी तैयार होकर बाहर निकल जाता है। ईशानी भी अच्छे से तैयार होकर नीचे उतरती है। बुआ जी का खास आदेश था, सर से पल्लू खिसकना नहीं चाहिए, इसलिए ईशानी और धानी ने घूंघट कर रखा था और घूंघट लिए हुए घूम रही थी। धानी की तो आदत छूट गई थी, फिर भी उसे एक आदत थी घूंघट करने की। लेकिन ईशानी ने तो आज से पहले घूंघट किया ही नहीं था। साड़ी भी हल्के फुल्के ही पहनती थी। जब पहनकर नीचे उतरी थी तो बुआ जी का आशीर्वाद लिया था,
तो आशीर्वाद के साथ प्रवचन भी सुनने को मिला था। नई नई शादी हुई है, इतनी हल्की साड़ी नहीं पहनते हैं। छोटी बहू हो, जाकर भारी साड़ी पहन कर आओ। आराधना जी अपना कोई भारी साड़ी निकाल कर उसे देती है, जिसे कितने मुश्किल से ईशानी पहन कर आई थी। लेकिन ये 10 किलो का साड़ी बेचारी का चलना मुश्किल हो रहा था, और शरद बिना रुके भाग जा रहा था। हलवाई ने बड़े बड़े बर्तन में खाना बनाकर रख दिया था। शरद उसी तरफ दौड़ता है, ईशानी भी उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन साड़ी में उसका पैर उलझ जाता है और मुंह के बल गिर पड़ती। अगर अतुल आकर नहीं संभालता तो। नीरज शरद को पकड़ता है। यहाँ पर किसने रखा है ये? देख नहीं रही हो काम का घर है? सॉरी 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 सर, भैया अभी अंदर रख देते हैं। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ, वो पैर उलझ गया था। इतनी हैवी साड़ी क्यों पहन रखी हो? अतुल उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछता है। अरे कोनो लाज शर्म है कि नहीं? बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए और तुम बहरिया का कमर पकड़ के खड़े हो। बुआ दादी की आवाज़ सुनकर अतुल झट से अपने हाथ पीछे खींच लेता है। जाओ बाहर का काम धाम देखो, बहुरिया बच्चा और घर का काम देख लेगी, कोनो चोट नहीं लगा है। अतुल कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला होता है, लेकिन ईशानी हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। एक दिन की तो बात है, चली जाएगी, मैं कंफर्टेबल हूँ। ईशानी चुपचाप दूसरे कामों में लग जाती है। मम्मी जी हम लोग निकल रहे हैं, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। कोई और भी काम है? हल्दी और कंगन डोरा का रस्म हो गया था। ईशानी और धानी पांडे निवास जाने के लिए तैयार थी। कहाँ चल दी दोनों? बुआ दादी हम लोग अपने घर जा रहे हैं, भाई के साथ बारात में वापस आ जाएंगे। कोनो जरूरत नहीं कहीं जाने की, तुम भौजाई हो, भूल जाती हो? ननद का ब्याह का काम छोड़कर वहां पर बैठने के लिए जा रही हो? नहीं बुआ दादी, हमने सारा काम कर लिया है, कोई और काम है तो बता दीजिए, हम करके चले जाते हैं, वहाँ हमारा जाना जरूरी है। धानी बुआ दादी को मनाने की कोशिश करती है। इसका तो समझ आता है, इसका तो भाई है, तो ये उछल रही है, तुम काहे छलांग मार रही हो? तुम्हारा कौन भाई है? पुराने देवर के आगे अपनी ननद को भूल रही हो? ननद के प्रति तुम्हारी कोनो जिम्मेदारी नहीं है? धानी बेबसी से आराधना जी की तरफ देखती है, जिनकी भी जुबान बुआ जी के सामने नहीं खुल रही थी। ऊके तरफ का देख रही हो? तुम्हारे सास के भी सास है हम। जाकर डाला का तैयारी करो और देखो रिया तैयार हुई कि नहीं। जी जी बुआ जी। धानी चुपचाप अंदर जाने लग जाती है। क्या हुआ, तुम गई नहीं अभी तक? नीरज सीढ़ियों से उतरता हुआ पूछता है। उससे कब पूछ रहे हो? हमने मना किया है, बीवी को उतना छूट देना नहीं चाहिए। नकुल? यस सर। नकुल की भी अब शादी हो गई थी, अब वो मुंबई में रहता था। नीरज भी कभी कभार मुंबई जाता था, बाकी का काम नकुल ही संभालता था। वो भी अपनी पत्नी के साथ शादी में सम्मिलित होने के लिए आया था। नकुल, धानी को लेकर पांडे निवास जाओ। यस सर। लेकिन हमने मना किया है नीरज। तो आपने मना किया, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और ये मेरी बीवी है, मेरी बात मानेगी कि आपकी? नीरज किस तरह से बात कर रहे, बुआ दादी है। आराधना जी उसे रोकती है।
हाँ तो कहिए ना इन्हें बुआ दादी बनकर रहने के लिए, हमारे घर के मालिक कम बने। छोड़िए ना, बात ख़त्म कीजिए ना, बुआ दादी को बुरा लगेगा। धानी भी उसे रोकती है। ये तो इन्हें भी सोचना चाहिए ना कि ये तुम्हें जाने के लिए रोक रही है तो तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा। जब इन्हें लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं है तो हम क्यों करें। बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया हमें? अरविंद, बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया है? बुआ दादी चिल्लाते हुए बोलती है तो सब बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ बुआ जी? पूछ अपने सुपुत्र से जो अपने बीवी के इशारों पर नाच रहा है। हाँ तो मेरे पास बीवी है तो इशारों पर नाच रहा हूँ, आपको की दिक्कत क्या है? नीरज, अरविंद जी उसे रोकते हैं। मुझे समझाने से पहले इन्हें कह दीजिए मेरे मामलों से दूर रहें। और तुम अभी तक यहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो? समय नहीं है, जाओ। धानी आराधना जी की तरफ देखती है जो इशारे से ही उसे जाने के लिए कहती है। यही होता है बेटे बहू को छूट देने का नतीजा। बता रहे हैं तुमको अरविंद, एक दिन बहुरिया अपने पति को बस में करके तुम दोनों को बाहर निकाल कर फेंक देंगे। लगाम कस लो। ठीक है, जब मैं निकालूंगा ना तो आप घर का दरवाज़ा खोल कर रखिएगा इन्हें अपने घर में रखने के लिए। अब हरिए सामने से। नीरज बुआ दादी के साइड से निकल जाता है। बुआ जी, हम उसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने से हमारा अपमान कम नहीं हो जाएगा। अपनी भतीजी की शादी है तो रुके हुए हैं, नहीं तो वापस थूक फेंकने भी नहीं आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर। बुआ जी गुस्से से बिलबलाते हुए चली जाती है। हल्की क्रीम कलर की शेरवानी पहनकर ईशान तैयार था। उसके कॉलेज का पूरा ग्रुप शादी अटेंड करने के लिए आया था। सबको आश्चर्य हो रहा था ईशान की शादी रिया से कैसे हो रही है, लेकिन जहाँ सच्ची मोहब्बत हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। भाई दुल्हन को लेने आता है तो अतुल भी उन लोगों के साथ आया था। कैलाश जी आकर सेहरा पहना देते हैं। ईशानी आंखों में काजल लगा देती है। धानी आरती की थाल लेकर खड़ी थी। ईशानी को टीका लगाते हुए आरती उतारती है। ईशान झुककर उसका आशीर्वाद लेता है। धानी की आंखें भीग जाती है। वो दिन याद आ जाता है जब ईशान बिना आशीर्वाद लिए हुई मुंबई चला गया था। ईशान किस कसमकस में था उसे पता नहीं था। भगवान का आशीर्वाद लेकर बाराती नाचते गाजते निकल पड़ती है। बारात का स्वागत करने के लिए अरविंद जी पूरे तरह से तैयार थे। बुआ दादी को देखते ही ईशानी अपना नाचना रोक देती है। ईशान के आगे ईशान जैसा ही सेम शेरवानी पहने हुए हमारा शरद बैठा हुआ था जो बहुत ही क्यूट लग रहा था। घोरी सक्सेना मेंशन के बाहर लगती है। यहाँ पर भाई अपने कंधे पर जीजा का भार लेकर घोड़ी से उतारते हैं। अतुल हाथ पकड़ कर लाया था तो सबके हिसाब से ये रस्म नीरज को करना चाहिए था, लेकिन नीरज को कहने की किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी। अरे तुम सब उससे इतना डरती क्यों हो? बुआ दादी सबको डर देखकर परेशान हो जाती है। मैं कर देता हूँ, ये रख कर आता हूँ। अतुल के हाथों में कुछ सामान था और वो रखने के लिए अंदर चला जाता है। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नीरज घुटनों के बल घोड़ी के सामने बैठ जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो ईशान हैरान हो जाता है। अरे जमाई जी, मुंह क्या देख रहे हैं? कंधे पर पैर रखकर उतरिए। नहीं, मैं वैसे ही उतर जाता हूँ। सर आप उठ जाइए ना। अरे रस्म होती है और जीजा का मन ऊंचा आता है, साले को झुककर रहना पड़ता है। नहीं, मैं ऐसे ही उतर जाता हूँ। आ जाओ बेटा, रस्म होता है।
आराधना जी कहती है तो ईशान मना नहीं कर पाता है। अतुल का हाथ पकड़ते हुए नीरज के कंधे पर पैर रखकर उतर जाता है। नीरज उठकर फिर से सबके वेलकम करने के लिए में लग जाता है। आराधना जी आगे बढ़कर नज़र उतारती है। उसके बाद तोरण का रस्म होने के बाद भावना जी आरती करते हुए ईशान को अंदर लाती है। ईशान की बेचैन नज़रें रिया को ढूंढ रही थी, लेकिन रिया खिड़की के पर्दे के ओट से ईशान को झांक रही थी। कहाँ है वो नीरज? गेट पर खड़े होते हुए नकुल पूछता है। हाँ बस आ रहे हैं, उनका असिस्टेंट गाड़ी पार्क कर रहा है। हेलो मिस्टर सक्सेना, एक गंभीर सी आवाज़ सुनाई देती है तो नीरज पलट कर देखता है। कुशाल, तुम तो पूरे बदल गए हो। नीरज मुस्कुराते हुए बोलता है। बदले में कुशाल डानावत मुस्कुरा देता है। सुना सर आपके भाई के बारे में, जानकर बहुत दुख हुआ। मैं उस वक्त आउट ऑफ टाउन था, इसलिए नहीं आ सका। कुशाल गंभीर होते हुए बोलता है। इट्स ओके, ट्रेजेडी थी, बीत गई। तुम्हारी वाइफ और बेटी नहीं आई? अब तो तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी हो गई होगी ना? नीरज उसके पीछे झांकते हुए पूछता है। कुशाल के चेहरे पर परेशानी की रेखा आ जाती है। आर यू ओके? सोफ़ी अभी छोटी है तो लेकर नहीं आया। ओह अच्छा, और तुम्हारी वाइफ? सर आप मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मेरी पत्नी का? नहीं, वो मैंने तुम्हें विद फैमिली आने के लिए कहा था। सॉरी सर, लेकिन मैं अकेले आया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। कैसे हो, काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर, आपकी वजह से सब पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू सो मच। आपने मेरी तब मदद की जब कोई हेल्प करने वाला नहीं था। कुशाल सीरियस होते हुए बोलता है। मैंने कोई मदद नहीं की है, मैंने तो अपना प्रॉफिट देखा है। तुम्हारा बिजनेस सही चल रहा था तो अपना इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट तो मेरा ही हुआ ना। नीरज मुस्कुराते हुए बोलता है। सर, ये मेरी तरफ से आपकी बहन के लिए। कुशाल अपनी जेब में से गाड़ी का चाबी निकालकर नीरज को देता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कुशाल, तुम आ गए वही बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, रख लीजिए, मेरी तरफ से बहन के लिए गिफ्ट है। आपकी बहन मेरी बहन हुई ना, और भाई विदाई में कुछ देता है कि नहीं? देना है तो आशीर्वाद दो, वो तो हमेशा रहेगा सर। तुम इतने सीरियस तो नहीं थे जितने तुम दिख रहे हो। फैमिली में सब ठीक है ना? तभी परीक्षिता को लेकर नीरज के पास आता है, जो बहुत तेज़ रो रही थी। धानी व्यस्त थी तो नीरज उसे खिलाने लग जाता है। कुशाल उसका चेहरा गंभीर होकर देखने लग जाता है। कभी इतनी सी उम्र में सोफी को वो देखा था। उसकी बेटी बेड पर रोती हुई लेटी रह जाती थी, लेकिन वो पलट कर देखता नहीं था। आज नीरज को देख रहा था, जो अपनी ज़िंदगी के वो पल मिस कर रहा था। आंखों में लालिमा सी छा जाती है। बहुत प्यारी बेटी है आपकी। थैंक यू। तुम भी अपनी फैमिली को लेकर आते तो मैं भी देख लेता। सर, मेरी फैमिली को आपको अगर देखना है तो आपको अनोखा बंधन पढ़ना होगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी कहाँ है। तुमको एक किताब हो जो मैं पढ़ूँगा, और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, तो फिर घर आ जाइए। बहुत जल्द सक्सेस पार्टी लॉन्च करूँगा, आप भी अपनी वाइफ के साथ आइएगा। ओके, टाइम मिला तो ज़रूर आऊँगा। चलिए सर, अब मैं निकलता हूँ, फ़्लाइट है मेरी।
आपकी बहन की शादी थी तो मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कुशाल अपनी मजबूरी बताता है। तुम आ गए ना कुशाल, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन याद रखना, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता है। फैमिली के नाम पर कुशाल के चेहरे पर परेशानी आ जाती है। नीरज को कुछ भी बात बताकर वो परेशान नहीं करना चाहता था। अपनी ज़िंदगी को उसने बंद किताब बना रखा था। कुशाल हाथ मिलाता हुआ प्रीतम के साथ बाहर चला जाता है। नीरज फिर से परी के साथ व्यस्त हो जाता है। खैर, इधर ईशान को इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सब उसे ले जाकर स्टेज पर बिठा देते हैं। जल्द ही इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और उसे लाल जोरों में अपनी दुल्हन आती हुई दिखाई देती है। ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। रिया उसकी दुल्हन बनेगी, वो सपने में ही सोच सकता था। लेकिन प्यार सच्चा हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। भाई देखता ही रहेगा कि भाभी को ऊपर भी लेकर आएगा। ईशान को सपनों में खोता हुआ देखकर उसका दोस्त बोलता है। ईशान अपने नम आँखों को पोंछकर रिया की तरफ हाथ बढ़ा देता है। रिया उसका हाथ पकड़ते हुए शर्माते हुए ऊपर आ जाती है। सब ताली बजाने लग जाते हैं। दो लड़कियां उनके हाथों में जयमाला पकड़ा कर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आंख नम होने के साथ साथ चेहरे पर मुस्कान भी था। सब ईशान घुटनों के बल बैठ जाता है। सबके ताली और सीटियां बजने लग जाती है। रिया आगे बढ़कर उसके गले में जयमाला डाल देती है। मंगल धुन बजने लग जाता है। ईशान उठकर खड़ा होता है तो रिया घुटनों के बल बैठ जाती है। ईशान आगे बढ़कर कंधों से पकड़कर उसे खड़ा करता है। मैं तुम्हारे सामने झुक कर रहना चाहता हूँ, तुम झुको, ये मुझे मंजूर नहीं है। ईशान उसके गले में वरमाला पहनाते हुए बोलता है। ताली बजाते हुए फूलों की बरसात होने लग जाती है। दोनों सबका अभिनंदन करते हैं। थोड़ी देर तक फ़ोटो सेशन होता है। उसके बाद मीठे खाने की रस्म होती है। मीठे खाने के बाद सब मंडप की ओर बढ़ जाते हैं। गोविंद जी अरविंद जी को कन्यादान करने के लिए कह रहे थे, लेकिन अरविंद जी यह कहकर मना कर देते कि बेटी उनकी है और ये हक उनका है। इसलिए भावना जी और गोविंद जी कन्यादान की रस्म करने के बैठ जाते हैं। ज्यों ज्यों कन्यादान की रस्म के मंत्र उनके कानों में सुनाई दे रही थी, सबकी रुलाई फूटती जा रही थी। ये क्षण हर किसी को भावुक कर देता है। आज से आपने अपनी कन्या का दान किया है। आपकी बेटी अब किसी और कुल की हो गई है। ये घर, ये कुल सब पराया हो गया है। अब पति का घर और पति का संसार ही अपना है। पंडित जी की बात सुनकर सब अपनी नम आंखें पोंछ लेते हैं। धानी रिया को उठाकर ईशान की तरफ बिठा देती है। फिर से मंत्रोच्चार के साथ शादी की रस्में होने लग जाती है। काश हमारी भी कोई बेटी रहती तो हम भी कन्यादान करते ना, और ये कन्यादान का पुण्य कमाते हैं। कहा जाता है सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा धर्म होता है। लेकिन हमारे नसीब में तो ये धर्म लिखा हुआ ही नहीं है। अरविंद जी की दिली इच्छा थी कि एक बेटी हो। अतुल बेटी के रूप में उनके जीवन में आए, लेकिन उनका ये इच्छा पूरा नहीं हो पाता और आराधना जी नीरज का रवैया देखकर तीसरा बच्चा नहीं करती है। खैर, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। इस कन्यादान से भी बड़ा आप लोगों ने धर्म किया है। अपनी बेटी का कन्यादान करके तो धर्म तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन दूसरे को बेटी को अपने बेटी जैसी बना कर रखना, वो भी एक विधवा का जीवन संवारना, ये हर कोई नहीं कर पाता है। समधी जी, आप दोनों ने वो किया है
जो बस कोई करने का सोच ही सकता है। कैलाश जी जो उनकी बातें सुन रहे थे वो बोलते हैं, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं समधी जी, आपके जैसे उच्च विचार किसी के नहीं है, और कन्यादान करने से बड़ा काम आप लोगों ने किया है। देखिए, आज जो उन दोनों बच्चियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है उसकी वजह आप है। सब ईशानी और धानी की तरफ देखते हैं जो शरद और परीक्षिता को खिलाने में व्यस्त थे। क्या अगर आप दोनों अपने बेटों का दान नहीं करते तो ये मुमकिन हो पाता? आज भी धानु बहू की दुनिया सुनी रहती और ईशानी सफ़ेद साड़ी में लिपटे हुए कोने में पड़ी रहती। ये है आप दोनों का धर्म। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। सब नम आँखों से मुस्कुरा देते हैं। आराधना जी अपने दोनों बहुओं को दूर से ही नज़र उतार लेती है। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए। दुल्हन की बहन आकर गठबंधन कर दीजिए। पंडित जी के कहने पर ईशानी आकर दोनों का गठबंधन कर देती है। दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाते हैं। रिया आगे चलते हुए फेरों की शुरुआत करती है, जिसके बाद ईशान आगे चलते हुए उस फेरों को पूरा करता है। हर फेरे के साथ उनका रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए पक्का होता जा रहा था। अब आप दोनों आसन ग्रहण कर लीजिए। अब वर कन्या का मांग भरिए। भावना, रिया का चेहरा आंचल से ढक दो। नहीं भाभी, ये रस्म आप ही कर दीजिए ना। माँ तो आप भी है ना। लेकिन क्या रिया आपकी बेटी नहीं है? आराधना जी बिना कुछ बोले रिया के आगे जाकर बैठ जाती है और अपने आंचल से उसकी आंखों पर रख देती है। आंचल इसलिए आंखों पर रखा जाता है ताकि दुल्हन अपने सिंदूर दान का रस्म ना देखे और सिंदूर का एक भी कण धरती को ना छुए। धानी उसकी मांग टीका को हटा देती है। ईशान सोने के सिक्के पर सुर्ख लाल सिंदूर चढ़ाते हुए रिया का मांग भर देता है और हमेशा के लिए अपनी पत्नी बना लेता है। ईशानी मंगलसूत्र पकड़ाती है। ईशान नाजुक सा मंगलसूत्र उसके गले में पहनाते हुए हमेशा हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बांध लेता है। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों उठकर अपने से श्रेष्ठ का आशीर्वाद ले लीजिए। ईशान और रिया उठकर खड़े हो जाते हैं और सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। अब यहीं से विदाई कर देना, घर के अंदर मत ले जाना। बुआ दादी घर का रस्म बताती है। मंडप बाहर लॉन में लगी थी। शादी के बाद बेटी घर के अंदर नहीं जाती है, ऐसा उनमें रस्म होता है। सब बड़ों का प्रणाम करने के बाद बाहर से ही भगवान को भी प्रणाम कर लेती है। लगे हाथ विदाई की भी तैयार होने लगी थी। धीरे धीरे वो क्षण भी करीब आने लगा था जिसे सोचकर ही सबको रोना आ रहा था। सबके चेहरे की हंसी गायब होती जा रही थी, मायूसी छाती जा रही थी। आराधना जी खील और चावल की थाली लिए हुए बाहर आती है। उस खील और चावल को देखकर रिया की रुलाई फूट पड़ती है। रोते हुए आराधना जी के गले लग जाती है। ईशानी थाल पकड़ लेती है। आराधना जी उसे अपने अंक में भर लेती है। दोनों माँ बेटी मिलकर खूब रोते हैं। आंसू तो अरविंद जी और गोविंद जी भी पोंछ रहे थे। अतुल आकर दोनों को अलग करता है। बहन जी, 4 बजे का गृह प्रवेश का समय है, 3 बज गए हैं। कैलाश जी सबको समय बताते हैं। आराधना जी उसे मुट्ठी में खील लेकर उछालने के लिए कहती है। भावना जी अपने आंचल में समेट रही थी। रिया रोते रोते हुए आगे बढ़ रही थी। भाभी, भाभी। रिया धानी के गले लग जाती है। धानी भी जार जार होकर रोने लग जाती है। जब शादी होकर आई थी तो इस घर में 2 ही इंसान थे जो उन्हें नॉर्मल थे, एक रिया और दूसरा शरद।
जो हमेशा भाभी भाभी करते हुए उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते थे। रिया ने कभी उसे नीचा और घमंड नहीं दिखाया था, हमेशा भाभी भाभी करते हुए पीछे डोलती थी। बड़े पापा, बड़े पापा, रिया अरविंद जी के गले लग जाती है। वो भी अपना चश्मा खोलकर आंसू पोंछने लग जाते हैं। पापा, पापा, गोविंद जी का हाथ पकड़ लेती है। माँ का ममता रिया की सारी नाराज़गी धो देती है और भावना जी के गले भी लग जाती है। अतुल भी उसे सीने से लगाकर फपक पड़ता है और गाड़ी में बिठाने लग जाता है। सब उसे गाड़ी में बिठाने के लिए कह रहे थे। भाई, भाई, भाई कहाँ है? रिया को नीरज का ख्याल आता है। सब नज़र घुमाकर नीरज को ढूंढने लग जाते हैं, जो दूर कोने में अपनी बेटी को सीने से चिपकाए हुए खड़ा था। रिया को देखकर उसे अपनी बेटी दिखाई दे रही थी। उसकी भी बेटी एक दिन दूर चली जाएगी, सोच सोच कर उसका सर फटा जा रहा था। भाई, रिया नीरज की तरफ दौड़ती है। ईशान भी उसके पीछे पीछे गठबंधन से बंधे हुए खींचे चला जाता है। धानी भी पहुंचती और परीक्षिता को अपनी गोद में ले लेती है। सबको रोते हुए देखकर परीक्षिता भी जोर जोर से रोने लगी थी। धानी उसे चुप कराने की कोशिश करने लग जाती है। भाई, भाई, नीरज के सीने लगकर रिया जोर जोर से रोने लग जाती है। नीरज भी उसे सीने से भींच लेता है। शरद तो दूर चला ही गया था, आज उसकी बहन भी दूर जा रहा था। बेआवाज़ आंसू गिरते हुए ज़मीन में समाये जा रहे थे। धानी, रिया को पानी पिलाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। अरविंद जी दोनों को अलग करते हैं। नहीं भाई, रिया फिर से रोते हुए चिपक जाती है। ईशान के भी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो अब दोनों को अलग करने के लिए आते हैं। नीरज ने अपनी पकड़ कस रखी थी, जिसे अरविंद जी भी नहीं खोल पा रहे थे। अतुल और ईशान मिलकर नीरज के हाथों को खोलता है। अतुल, रिया को गाड़ी में बिठाओ, नहीं तो यहीं बेहोश हो जाएगी। अब रिया के गले से आवाज़ निकलना भी बंद हो गया था। वो बेहाल सी हो गई थी। अतुल उसे ले जाकर गाड़ी में बिठाता है। नीरज ईशान के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है। सर, ईशान नीरज का हाथ पकड़कर नीचे करता है। इसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, नीरज टूटते हुए बोलता है। सर, मैं मरते दम तक उसका ख्याल रखूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज़ ट्रस्ट मी। नीरज बस सर हिलाकर रह जाता है। रिया गाड़ी से बाहर आने के लिए बेचैन हो रही थी। कैलाश जी ईशान को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। ईशान को बैठते ही नारियल तोड़ते हुए गाड़ी आगे निकल जाती है और सब पीछे रोते हुए देखते रह जाते हैं। मैं भी जाती हूँ, भाभी का गृह प्रवेश कराना होगा। ईशानी जाने के लिए तैयार थी। अरविंद जी अतुल को भी जाने के लिए कहते हैं। दोनों पांडे निवास के लिए निकल जाते हैं। रिया गाड़ी में बैठी हुई सिसकी ले रही थी। ईशान पानी का बोतल उसकी तरफ बढ़ाता है। रिया पानी का घूंट गले से नीचे उतारती है और सर सीट से टिका देती है। ईशान उसके पास खिसकते हुए उसका सर अपने कंधे पर टिका देता है। रिया एक नज़र उसे देखती है और उसके बाजू को अपने हाथों में लपेट लेती है। जहाँ एक तरफ अपने परिवार का छूटने का दुख होता है, दूसरी ओर नया परिवार और जीवन साथी मिलने का उमंग भी होता है। और रिया अपने इस नए सफ़र पर निकल पड़ी थी। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल नए भाग के साथ। कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग मुझे सुपर थैंक्स देकर प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। थैंक यू।